न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बड़ी खबर कोरोना को लेकर। कोरोना के खिलाफ इस बड़े युद्ध में सभी लोग एकजुट रहें, सतर्क रहें, ये अपील। और इसके साथ ही बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, बेकाबू रफ्तार होती जा रही है। 24 घंटे में केस 1 लाख के पार चले गए हैं। महाराष्ट्र में 55,469 केस दर्ज किए गए। 297 लोगों की मौत हुई है महाराष्ट्र में संक्रमण की वजह से। दिल्ली में पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड टूटा है। 24 घंटे में दिल्ली में 5100 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र में स्थिति लगातार विस्फोटक होती जा रही है। महाराष्ट्र की तुलना अगर दुनिया के बाकी देशों से कर दिया जाए तो महाराष्ट्र दुनिया में तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र से आगे सिर्फ ब्राजील और अमेरिका है। यानी लगातार महाराष्ट्र में औसतन हर रोज 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में भी लगातार कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। 5100 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं पिछले 24 घंटे में। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। यहां बीते 24 घंटे में 5000 से ज्यादा मामले सामने आने से हड़कंप मचा है। तो सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ ही टेस्ट भी बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। राजधानी में टूटा 6 महीने का रिकॉर्ड। अठारह दिन में पॉजिटिविटी रेट 5% के करीब। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में जोरदार उछाल दर्ज की गई है, जिससे आम लोगों में दहशत है तो सरकार के माथे पर बल पड़ गए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 5100 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 4 दिनों से रोजाना 3,500 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। 124 दिन बाद दिल्ली में इन्फेक्शन रेट बढ़कर 5% के करीब चला गया है। ये आंकड़े महामारी के बेकाबू होने की तस्दीक कर रहे हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू लगा दिया है। सभी इसका पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत राजधानी में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक होगी। मेरी आपके माध्यम से पब्लिक से निवेदन है कि कोरोना को देखिएगा 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। सबको अब पता है कि कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय है कि हम मास्क जरूर लगाएं। जब भी पब्लिक के बीच में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जब भी कुछ भी हाथों को टच करें तो उससे पहले हाथों को धोएं। नाइट कर्फ्यू ना रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे किया गया। वो क्या रहा है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफ़ी पार्टियाँ वगैरह चल रही हैं, तो उसमें क्या होता है अननेसेसरी में लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो उसको थोड़ा अवॉइड करने के लिए कि हो क्या रहा है कि एक आदमी पॉजिटिव होता है, 50 लोग इकट्ठे हैं तो 50 के 50 को हो जाता है। कोरोना के मामले में तेजी के बाद सरकार ने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,03,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। इनमें 69,667 RT-PCR और 33,786 रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल हैं। दिल्ली में एक्टिव मामलों में बढ़ोतरी के बाद अस्पतालों में बेड और प्लाज्मा की मांग बढ़ गई है, तो होम आइसोलेशन के मामले में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। वायरस महासंकट के बीच हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी है। इस आदेश के बाद कार में अकेले चलने वाले शख्स को भी मास्क पहनना होगा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के केस का असर एम्स में भी देखा जा रहा है। देश के सबसे बड़े अस्पताल में ओपीडी सेवा आंशिक रूप से बंद कर दी गई है। एम्स में ओपीडी बंद कर दी गई है, यानी नए मरीजों का रजिस्ट्रेशन अब से नहीं हो पाएगा, और कब तक ये चलेगा इसका भी नहीं पता। हम इस वक्त एम्स के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर वो लोग आते हैं जो दूसरे राज्यों से इलाज करने के लिए पहुँचते हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ये तो भूल जाइए, लेकिन जब इलाज भी नहीं मिलेगा और कोरोना की वजह से बाकी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाएगा तो कैसे होगा? क्योंकि ओपीडी बंद होने का असर सीधे तौर पर जो दूसरे राज्यों से आने वाले मरीज हैं उन पर देखने को मिलता है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होने से परेशान मरीज वापस जाने को मजबूर हैं। सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले पेशेंट को ही थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। सबसे ज्यादा परेशानी उन मरीजों को है जो दूर दराज के इलाकों से एम्स में इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं। क्या ओपीडी भी बंद हो गई? अब तो डॉक्टर भी कोरोना के मरीज ज्यादा देखेंगे, कितनी परेशानी होगी? बहुत बड़ी परेशानी है। तो ओपीडी बंद हो गई है तो और परेशानी होगी। कब तक दिल्ली में रहेंगे, कब तक इलाज? यहाँ कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ क्या होता है नहीं होता है। सुबह आते हैं 6 बजे आते हैं, 6 बजे शाम चले जाते हैं। भैया पता ही नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे यहाँ तो
3-3, 4-4 दिन से पड़े हैं। इलाज का इंतजार कर रहे लोग एम्स के बाहर फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं, जहां सैनिटाइजेशन तो दूर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी नजर नहीं आती। यहां कई मरीज दर्द से तड़पते दिखे। कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि अब तो डॉक्टर भी कम हो गए। बहुत बेकार है, हम तो बहुत बेकार हैं इस टाइम। जो अब 13 तारीख मिली है जांच 5 की, और जो अब चल रही है दवाई। तो दर्द होती है, पेन होता है, दर्द होती है? हाँ, ज़्यादा दर्द की बेचैनी ज़्यादा है। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की रफ्तार ऐसे ही बेकाबू रही तो एम्स में इलाज कराने आए मरीजों को और परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन एक बात साफ है कि कोरोना को हराने का एक ही मंत्र है, वो है दवाई भी और कड़ाई भी। जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इस बीच बड़ी खबर पंजाब से आपको बता दें, पंजाब में भी बढ़ते संक्रमण के केसों के मद्देनजर अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। 30 अप्रैल तक ये नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब में सभी रैलियों और रोड शो पर भी रोक लगा दी गई है, यानी किसी भी तरीके का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पंजाब से पूरी तरीके से नाइट कर्फ्यू वहां पर अब लागू कर दिया गया है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू वहां पर चलता रहेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बयान दिया है, बड़ा बयान दिया है कि वैक्सीन की किल्लत है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने वाला है। महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा है, यानी और अगर स्टॉक नहीं मिलता है तो 3 दिन बाद वैक्सीन महाराष्ट्र के पास नहीं बचेगी कि वो लोगों को वैक्सीनेट कर सके। महाराष्ट्र में 14 लाख वैक्सीन की डोज फिलहाल उपलब्ध है। महाराष्ट्र में हर हफ्ते वैक्सीन की 40 लाख डोज की जरूरत है। जिस हिसाब से वैक्सीनेशन चल रहा है उसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सपर्ट्स का परिचय हम आपसे करवाते हैं। फिर सवालों के सिलसिले की हम शुरुआत भी करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट हैं मुंबई से। डॉक्टर सुमन हमारे साथ, सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट गाजियाबाद से। डॉक्टर शमशेर द्विवेदी, सीनियर न्यूरो एक्सपर्ट। साथ ही डॉक्टर वसंत पटेल हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही मोहित बख्शी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर शमशेर द्विवेदी, आपका रुख करता हूं। जो स्थिति फिलहाल है, महाराष्ट्र की तुलना अगर हम दुनिया के देशों से कर ले, तीसरे नंबर पर जो डेली संक्रमण के केसेस आ रहे हैं सिर्फ ब्राजील और अमेरिका में महाराष्ट्र से ज्यादा हैं। कई जगहों पर, पुणे में तो पूरी तरीके से पाबंदी पर विचार किया जा रहा है। ये स्थिति आखिरकार कहां जाकर थमेगी, पीक कहां पर आज जाकर आएगा, इसका कोई अनुमान? जिस प्रकार से हमने पिछले संक्रमण में देखा कि हमें 6-7 महीने लग गए थे, 8 महीने करीब लग गए थे संक्रमण को रोकने में, और वो भी पूरे लॉकडाउन होने के बावजूद इतना वक्त लग गया। इस बार मुझे लगता है संक्रमण हो सकता है थोड़ी ज़्यादा वक्त तक चले। एक ही अच्छी बात है कि इस बीच हमने वैक्सीनेशन शुरू कर दी है, जो शायद संक्रमण को रोकने में थोड़ी सी मदद करेगा। लेकिन अगर लोग, क्योंकि अब लॉकडाउन नहीं लग रहा है, अब लोगों के अपने ऊपर है कि वो कितनी देर, कितने वक्त के भीतर चाहते हैं कि संक्रमण रुके। ये लोगों के डिसिप्लिन पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, ये लोगों के डिसिप्लिन पर निर्भर करेगा। लेकिन डॉक्टर सुमन, डिसिप्लिन लोग उस तरीके से दिखा नहीं पा रहे। आज भी कई जगहों से तस्वीरें आई हैं, लोग लापरवाही बरत रहे हैं, और ये एक बड़ी वजह है जिस तरीके से संक्रमण की ये रफ्तार है वो बेकाबू होती जा रही है। जी बिल्कुल, ये लोगों को, ये बहुत दुख की बात है कि लोगों को अभी थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि देखिए, जो हम इसमें जितना प्रिवेंशन कर सकते हैं अपनी तरफ से, तो वही बचाव है अल्टीमेटली। चलिए ठीक है, लकीली और हमारे पास वैक्सीन आ गई है। इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीन आने के बाद भी हमें, वैक्सीनेशन के बाद भी हमें लापरवाही बरतनी है, या क्राउडेड प्लेस पे जाना है, या पार्टीज़ में जाना है, या सारे फंक्शंस अटेंड करने हैं। अगर हम यही इसी रफ्तार से, अगर हम या इसी धारणा के साथ अगर हम इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते रहेंगे तो डेफिनेटली परिस्थिति थोड़ी सी बेकार हो जाएगी या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों में ये मैसेज पहुँचाएँ कि जो हमने पहले प्रिवेंशंस मतलब अपनाए थे, जैसे कि सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन, प्लस क्राउडेड प्लेसेस में जाने में अवॉइड करो आप, और मास्क पहनो, और उचित दूरी प्लीज़ बना के रखिए, और बहुत ज़रूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलें। ठीक है,
मैं मोहित बख्शी का भी रुख कर लेता हूं। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मौजूद है मोहित बख्शी। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। दिल्ली में पिछले 6 महीनों का सबसे बड़ा आंकड़ा कल निकलकर सामने आ गया। 5100 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। बिल्कुल स्थिति खराब होती जा रही है और लगातार खराब होती जा रही है। इस वक्त मैं एलएनजेपी अस्पताल के बाहर हूं, जहां पर अभी ये स्थिति है कि अभी तो बेड्स अवेलेबल हैं, लेकिन हालात ये है कि जब तक बेड नहीं बढ़ाए गए थे तो यहाँ दिक्कतें बढ़ने लगी थी, तो दिल्ली सरकार ने अब बेड्स जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। लेकिन दूसरी सेवाएं प्रभावित होने लगी हैं। अब कई लोगों को वापस लौटाया जा रहा है, ऐसा कहा जा गया है। हालांकि अभी दिल्ली सरकार का कहना है कि कोई इलाज दिल्ली में बंद नहीं किया गया है। और दिल्ली जब डायरेक्टर से हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि अभी सारे इलाज चलेंगे, सिर्फ एम्स की ओपीडी जो है वहां पर मरीजों को। लेकिन सबसे अहम यह है कि वैक्सीनेशन के डोज को लेकर दिल्ली सरकार का अपना दावा है। दिल्ली सरकार कह रही है कि हम 24 घंटे वैक्सीनेशन लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कई जगह यह शिकायत मिली। कल हम राजीव गांधी अस्पताल भी थे, वहां पर भी हमें यह शिकायत मिली कि अब वैक्सीनेशन के लिमिटेड डोज लगाई जाती हैं, 200 डोज के बाद उनको दिक्कतें आ रही हैं, इस तरीके की चीजें आ रही हैं। ऐसे में सवाल यह है, जिस तरीके से मुंबई में आपने बयान दिखाया, उसके बाद क्या दिल्ली में भी इसी तरीके की स्थिति हो रही है? जब हमने ये सवाल पूछा स्वास्थ्य मंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि दिल्ली में अभी ऐसी स्थिति नहीं है। दिल्ली कुछ सेंटर्स में अगर कहीं दिक्कत आई है तो उसको सुधार किया जाएगा। जी ठीक है मोहित, आपका पास लौट कर आते हैं डॉक्टर शमशेर। लेकिन ये जो नया स्ट्रेन है या फिर दूसरी लहर में संक्रमण जो इतनी तेजी से फैल रहा है, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? इसकी एक वजह ये हो सकती है कि जब हमने लॉकडाउन किया तो वही वायरस पनपे जो इस लॉकडाउन को बीट कर सकते थे, इसलिए वही वायरसेस आगे बढ़े जिनमें संक्रमण को लॉकडाउन को रहने के बावजूद भी स्प्रेड करने की क्षमता थी। वही वायरस जो है सिलेक्टिवली ग्रो किए और यही एक वजह हो सकती है जिसके वजह से सुपर स्प्रेडर्स जो हैं वो फैल गए। जी, तो क्या सुपर स्प्रेडर का होना या फिर म्यूटेशन का होना ये ज्यादा खतरनाक हो गया? जो म्यूटेशन वायरसेस के साथ एक आम नेचुरल प्रक्रिया है। सुपर स्प्रेडर होने के साथ साथ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वायरस की मारक क्षमता कम हो जाएगी, मारने की क्षमता कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता। ऐसा लग रहा है कि उसकी जो घातक जितना वो पहले था शायद उतना ही है और कुछ मामलों में थोड़ा सा बढ़ ही गया है घातक। ये इसके मारने की क्षमता मनुष्य को वो कम नहीं हुई है और सुपर स्प्रेडर भी हो गया। इसका मतलब ये पहले से ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर सुमन, लेकिन जो नया स्ट्रेन है या फिर दूसरी लहर में जिस तरीके से संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शियस ज्यादा है, कॉन्टेजियस ज्यादा है, तो क्या ये लीथल भी ज्यादा है पुराने वाले की तुलना में? जी बिल्कुल, कि अगर जिस हिसाब से सुपर स्प्रेडर है तो मोर्टेलिटी रेट इसमें हाई हो सकते हैं, क्योंकि ये 23 टाइम्स मोर म्यूटेंट हो चुका है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। मतलब पिछले वाले स्ट्रेन से 23 गुना ये ज़्यादा म्यूटेंट हो चुका है। तो इसके वजह लोगों में ये जागरूकता पैदा करने की वो है कि आप जो है इससे बिल्कुल अगर आप ये बचाव नहीं रखेंगे, इट कैन बी डेडली और मोर्टेलिटी रेट भी इसमें हाई हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इसमें शक नहीं है कि ये जो है पुराने वाले स्ट्रेन से ज़्यादा भयावह स्थिति पैदा कर सकता है। ठीक है डॉक्टर सुमन, मैं आपके पास लौटकर आता हूं। इस बीच डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके अलावा डॉक्टर बसंत पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका भी रुख करेंगे। लगातार बड़ी खबर, बड़ी कवरेज कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर हमारी जारी है, इस अपील के साथ कि सतर्क रहिए। स्थिति लगातार संक्रमण के लिहाज से विस्फोटक होती जा रही है। डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद, सीधे मैं आपका रुख करता हूं इस हिस्से में। क्या ये जो नया स्ट्रेन है वो ज्यादा कंटेजियस होने के साथ ज्यादा घातक है, या ये माने सिर्फ कि वो ज्यादा कॉन्टेजियस है? कैसे देखते हैं परिस्थितियों को जिस हिसाब से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है? डॉक्टर शकील, आवाज आ रही है आपको? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है। डॉक्टर बसंत पटेल, यही सवाल आपसे। हम सोच रहे थे कि भाई ये इतना ज्यादा कंटेजियस नहीं है, मगर बहुत खूब ज्यादा कंटेजियस के साथ साथ में
उसकी मारक शक्ति भी बढ़ी है, संक्रमण शक्ति भी ज्यादा है। तो इसी वजह से जो कोरोना के जो इंडिया के रिकॉर्ड है, हर दिन वो नया रिकॉर्ड बना रहा है। कल अपने 1,15,000 से क्रॉस कर दिया है रिकॉर्ड। तो अभी पब्लिक को एक ही मेरा विनती है कि भाई घर में रहो, सुरक्षित रहो। ये कोरोना पेंडेमिक है, एक वॉर के हिसाब से अपने को उसके सामने लड़ना जरूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन वो उतना ही जरूरी है। साथ में जो वायरस, जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट आया है, तो वो ज्यादा से ज्यादा जगह पे वो स्पाइक अपने बॉडी में एंट्री लेता है, तो ज्यादा जगह वो स्पाइक इन्फेक्टेड करता है बॉडी के अंदर और वो एग्रेसिव बनता है। और बड़ी बात यह है कि फरवरी से आज तक की बात कर रहे हैं, तो जो अपना R0 है वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब तो जो संक्रमण शक्ति है वायरस की खूब ज्यादा बढ़ी है। तो अभी दो रास्ते हैं अपने पास कि भी अपने वायरस का म्यूटेशन अपने रोक नहीं सकते हैं। जो मॉडिफाई कर सकते हैं, तो मॉडिफाई जो कर सकते हैं जो चीज, वो अपने हाथ में है, सरकार के हाथ में है, सामान्य जनता के हाथ में है। तो मॉडिफाई क्या करना है, सरकार के हाथ में वैक्सीन है। तो वैक्सीन जल्दी से जल्दी 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं उसके सबको लिए वैक्सीन अवेलेबल कर देनी चाहिए सरकार को। साथ में आज विश्व आरोग्य दिन भी है, तो ये बहुत बड़ा मौका भी है सरकार के पास कि भी वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन वो ये अनाउंस कर सकती है और अपने जो वैक्सीन का स्टॉक के हिसाब से। और दूसरी चीज है, वैक्सीन लेने के बाद भी जो संक्रमण है वो 45 दिन तक, सेकंड डोज के बाद भी 45 दिन तक तो उनको ये चीज संभालनी होती है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। साथ में अपने जो रूल्स बनाते हैं, तो कार के लिए रूल्स बनाते हैं, टू व्हीलर्स के लिए रूल्स बनाते हैं। छोटी सब्जी मंडी चल के जाने वाला है वो कभी मास्क नहीं पहनता है, मास्क पहनता है तो सर के नीचे, नाक से नीचे तक पहनता है। ये सब छोटी छोटी मिस्टेक है पब्लिक की, वही ये संक्रमण को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रही है और वही लोग सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं। ठीक है डॉक्टर शमशेर, एक सवाल और है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर कही जा रही है कि हॉस्पिटल में जाहिर सी बात है बेड लिमिटेड है, तो क्या जिनकी जो थोड़ा सा एसिम्प्टोमिक मामला है, होम क्वारंटीन की अगर सीधे तौर पर बातचीत करें, होम क्वारंटीन ही बेहतर है कि अगर आपको डाउट है या फिर इन्फेक्टेड होते हैं तो आप घर पर खुद को क्वारंटीन करिए, क्या ये बेहतर इलाज होगा? देखिए, ये जो होम क्वारंटीन पे काफ़ी जोर और तवज्जो दी गई है, वो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारे पास बेड्स लिमिटेड हैं और सबसे सीरियस पेशेंट्स को ही बेड मिले, इसलिए होम क्वारंटीन को हमने तवज्जो दी। लेकिन आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आवाज़ आ रही है। लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, सीटी चेस्ट, CRP, ESR, D डायमर, ये कुछ ब्लड टेस्ट हैं और CT चेस्ट हैं। अगर बहुत ज्यादा सिम्टम ना भी हो, लोगों में एक गलतफहमी ये है कि जब तक वो हांफने नहीं लगेंगे, ब्रेथलेस नहीं होंगे, तब तक वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। लेकिन वो सही तरीका नहीं है। सही मानक जो है वो CT चेस्ट, CRP, ESR, D डायमर, फेरिटीन, ये कुछ ब्लड टेस्ट हैं। इनको और CT चेस्ट को देखने के बाद ये अंदाज लगता है कि कितना ज्यादा घातक है कोविड एक पर्टिकुलर पेशेंट में। मनुष्य को इसके लिए नहीं वेट करना चाहिए कि जब मेरा सैचुरेशन गिरेगा, जब मैं हांफने लगूंगा तभी जाऊंगा। इसकी वजह से कई पेशेंट्स देर से पहुंच रहे हैं और उससे उनको बचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसलिए वक्त से आने के लिए ये जो पैरामीटर्स हैं, लैब पैरामीटर्स और CT चेस्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। कुछ और सवाल हैं जिनसे हम हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। ज्योत्सना भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जल्द वापस लौटते हैं।